के ठीक 37 घंटे बाद बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन क्या ये मतदान पहले चरण की तरह शांतिपूर्ण होंगे या वोटिंग बम बारूद के साए में होगी? ये सवाल इसलिए है क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं वो लोकतंत्र के लिहाज से अच्छी तो नहीं है। पहली तस्वीर हुगली से जो आपको दिखाती हूं, जहां टीएमसी ने बीजेपी पर हमले का आरोप लगाया। आरामबाग से टीएमसी सांसद मिताली बाग ने आरोप लगाया कि हुगली जिले के गोघाट में बीजेपी ने उनकी कार में तोड़फोड़ की है। आरोप है कि ये घटना तब हुई जब वो चुनाव प्रचार के लिए अभिषेक बैनर्जी की रैली में जा रही थी। अब तस्वीर में दिख रहा है कि सांसद मिताली खुद अगली सीट पर बैठी है। उनकी गाड़ी को रोका गया। गाड़ी जब तक रुकती या किनारे खड़ी होती, उनके शीशे चूर चूर कर दिए गए। ये तस्वीरें जरा देखिए। और इसी तरह पूर्वी वर्धमान से जो तस्वीर आई, और इसके साथ पूर्वी वर्धमान में भी बीजेपी और टीएमसी के बीच खूनी भिड़ंत हुई। बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में निकाली गई रैली के दौरान दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। पहले बहस हुई, फिर लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला हुआ। इस घटना में बीजेपी कार्यकर्ता घायल भी हो गए। हिंसा की तीसरी तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। उत्तर 24 परगना के भाटपाड़ा इलाके की है। यहाँ एक थाने के सामने बीजेपी और टीएमसी के समर्थकों के बीच ये झड़प हुई। विवाद तब शुरू हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए लगाए गए पोस्टर्स वहां फाड़ दिए गए। अब बीजेपी का आरोप है कि इसकी शिकायत के लिए उनके कार्यकर्ता थाने पहुंचे तो टीएमसी के लोग उन पर हमला करने लगे। आरोप यह भी है कि इस हंगामे के दौरान स्थानीय बीजेपी विधायक और उम्मीदवार पवन सिंह के घर पर बम भी फेंक दिए गए। इस हिंसा में 3 लोग घायल हुए। दक्षिण 24 परगना के भांगर की भी वीडियो दिखा देती हूं आपको। यहां पर कल वोटिंग है 2 दिन बाद, लेकिन वोटिंग से पहले यहां बम का जखीरा बरामद हुआ। एक मकान के पीछे पूरे 79 जिंदा बम बरामद हुए। अब बताया जा रहा है कि यह घर एक टीएमसी कार्यकर्ता का है। आपको बता दें कि भांगर वो सीट है जहां से इंडियन सेक्युलर फ्रंट के इकलौते विधायक नौशाद सिद्दीकी मैदान में है। फिलहाल बम निरोधक दस्ते ने सभी बमों को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय तो कर लिया, लेकिन ये तस्वीरें हैरान करती हैं कि चुनाव में वोटिंग से 2 दिन पहले किस तरह से बम की बरामदगी हो रही है। अब इन बमों का इस्तेमाल कहां होना था, सवाल ये उठता है। खुद प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर आज बड़ा बयान दिया। बैरकपुर की रैली में पीएम ने आरोप लगाया कि बंगाल में एक तरफ रोजगार वाली फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं तो दूसरी ओर कच्चे बम बनाने वाली फैक्ट्रियां फल फूल रही हैं। ये टीएमसी का महाजंगल राज है। ये प्रधानमंत्री का बयान आया। अब 29 अप्रैल को 142 सीटों पर मतदान है, लेकिन सवाल यह है कि बम्पर वोटिंग के उत्साह पर बम बारूद का साया कहां से आया। बहस शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखा देती हूं, उसके बाद अपने मेहमानों का परिचय कराऊं। सर्वधर्म समुन्नय, ये मेरी आखिरी सभा है और बंगाल में जहां जहां गया हूं, बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। এটা তো জনগণ ঠিক করবে কাকে জেতাবে না জেতাবে। আপনারা এত মহা কি বলবো, আমি ওনাকে বলছি না, বিজেপি পার্টিটাকে এত মহামূর্খ হন কি করে? তার মানে কি আপনি ইভিএম মেশিনে ফিট করে রেখে দিয়েছেন? তা নাহলে এ কথা আপনি বলেন কি করে? যত ভোট পড়ছে সব আপনার। যতই বড় হামলা भाई हमें अपना जाल मूली खिलाओ। हाँ, अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, दाल ज्यादा है, कोई बात नहीं, ज्यादा है तो ज्यादा खाएंगे।
बढ़िया बना है। ममता दीदी आज नाराज होती है। ममता दीदी को ऐसे लगता है जैसे उसकी सत्ता हिल रही है। भाई मुझे बताओ, किसी को 4 शादी का छुट्टी होना चाहिए क्या? गुंडों को रोजगार देने वाली कच्चे बम की फैक्ट्रियां फल फूल रही है। टीएमसी के सिंडिकेट की दुकानों का विस्तार हो रहा है। भारत माता की। और शुरू करते हैं सवाल इंडिया का। बंगाल चुनाव में बम बारूद और हिंसा क्यों, और ये हिंसा किस लिए होने वाली थी, कहां होने वाली थी? क्या वोट के लिए जानबूझकर हिंसा का सहारा लिया जा रहा है? क्या दूसरे चरण में पहले चरण का भी रिकॉर्ड टूट जाएगा? सवाल तो सबसे बड़ा ये है। सवाल ये कि आखिर बम्पर मतदान के बीच मतदाताओं को कौन डराने की कोशिश कर रहा है? क्या बंगाल में राजनीतिक विरोध का मतलब हिंसा है? क्योंकि जहां विरोध होता है वहां तोड़फोड़ पे उतारू हो जाते हैं। और बड़ा सवाल यह भी कि 4 मई को ममता बनर्जी रिकॉर्ड बनाएंगी या जाएंगी? आज इन सब पर बात करूंगी क्योंकि चुनाव प्रचार थमा है। मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ जो मेहमान हैं उनका परिचय आपसे कराऊं, उससे पहले ये तस्वीर देख लीजिए जरा। ममता दीदी आज किस तरह से स्कूटी पर बैठकर भी उन्होंने प्रचार किया है, ये तस्वीरें देखिए। अब ममता बनर्जी की आपने तस्वीरें कल भी देखी थी, प्रचार जोरों पर है। और आज ममता बनर्जी स्कूटी पर बैठकर हेलमेट पहने हुए, बाकायदा कोई ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन नहीं है, हेलमेट पहना है और हाथ हिलाते हुए प्रचार करते हुए जा रही हैं। ये तस्वीरें भी आई बंगाल के चुनाव से। आज सारे मेहमान जुड़ गए हैं मेरे साथ। मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो में हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी आ गई हैं, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार सतीश केसिंग जी स्टूडियो में मौजूद हैं, संजय शर्मा जी को हम देख रहे हैं, प्रवक्ता हैं टीएमसी के, और साथ ही चंदन घोष चौधरी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। भाई अब इस चरण का चुनाव प्रचार का थमा है, उस चुनाव प्रचार के साथ साथ अभी दीदी की हमें तस्वीरें आई बाइक पर। संजय जी, अब सबसे बड़ी बात यही है कि बंगाल के चुनाव में बिल्कुल केंद्र में दीदी है। सब पूछ रहे हैं दीदी आएंगी या दीदी जाएंगी? दीदी तो है ही, दीदी आने का सवाल ही नहीं है। दीदी है और दीदी रहेगी, क्योंकि दीदी का स्लोगन इस बार बहुत हिट हुआ है, जोतोई करो हमला आबार जीत बे बांग्ला। जितने भी हमला करो बंगाल फिर जीतेगा। और बंगाल की माँ बहनों के सर चढ़कर ये नारा बोल रहा है। दीदी ने महिलाओं के कल्याण के लिए जो राज्य की कल्याणकारी नीतियों के प्राप्ति का प्रसाद जो जनता में वितरित किया है, ये जनता में विश्वास जगाता है कि हर समय हमें देखने वाली है, हमारे दुख में सुख में साथ रहने वाली है, हमारे विकास की धारा को की कंटिन्यूटी को रखने वाली है और बंगाल को ऊंचे क्षितिज पर ले जाने वाली है जननेत्री दीदी ममता बनर्जी। और महिला सुरक्षा की बात करने वाले बीजेपी के लोग आज हमला भी किए तो हमारी महिला सांसद पर हमला किए, ये घोर निंदनीय कृत्य है उनका। इसके लिए बंगाल की जनता उन्हें क्षमा नहीं करेगी। वो मिताली जी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। हमारे युवा सांसद अभिषेक बनर्जी राष्ट्रीय महासचिव उनको देखने गए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अभी से हिंसा की राजनीति शुरू कर दी। और बंगाल में ये नरेंद्र मोदी, देखिए आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि चुनाव में वोटिंग में 2 दिन पहले बम मिल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में लोगों ने देखे ऐसे जिंदा बम निकल रहे हैं, फिर वहां पर बॉम्ब स्क्वाड को मिलाया गया, वो निष्क्रिय कर रहे हैं बॉम्ब। ये कौन से चुनाव में होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में हो रहा है। तो संजय जी, मैं आपसे ये पूछूं, नहीं मैं आपसे इन बमों पर तो सवाल पूछूंगी ही, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो आज कह दिया कि 4 मई को मैं तो वापस आऊंगा ही, क्योंकि शपथ ग्रहण के लिए तो मुझे आना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी खाली चुनाव तक आते हैं। आज प्रधानमंत्री जी रवाना हो गए हैं सिक्किम में रोड शो करेंगे। वो सिक्किम के स्थापना दिवस पर शायद उनको किसी कार्यक्रम में भाग लेना है। फिर प्रधानमंत्री जी अगले 6 महीनों तक शायद ही पश्चिम बंगाल आए, क्योंकि चुनाव के क्या नतीजे होंगे ये सबको मालूम है, बंगाल की जनता को मालूम है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिहार में चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनाने के बाद प्रधानमंत्री जी शायद ही कहीं बिहार गए हैं। प्रधानमंत्री जी एक तो चुनाव के समय अवश्य जाते हैं और बार बार जाते हैं,
और मुझे नहीं लगता खूब जल्दी प्रधानमंत्री जी का कोई दौरा होने वाला है, लेकिन 2-4 महीने ये वाली बाद लाइन आपकी, ये वाली लाइन दीदी वाली लाइन है कि चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ राधिका जी, चुनाव वोटिंग 2 दिन पहले बम बारूद क्यों मिल रहा है पश्चिम बंगाल में? सब हैरान है भाई ये देखकर कि कैसे बम मिल रहे हैं और लोग वहां पे वो बम स्क्वाड उठा के उन्हें उन बम्स को निष्क्रिय किया है। ये सब वोटिंग में इस्तेमाल होने वाला था। सभी को नमस्कार। और बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अभी अगर हम टीएमसी के प्रवक्ता की बात को सुनते तो इनके हिसाब से सब बम बम है और ये सरकार बनाने जा रहे हैं, दीदी कहीं जा नहीं रही है। तो भैया अगर सब बम बम है तो रोज बम की जरूरत आपको क्यों पड़ रही है? और ये सिर्फ जो आपने भानगढ़ के 100 लाइव बॉम्ब्स के बारे में बताया, जो रफीकुल इस्लाम जो टीएमसी का वर्कर है उसके घर में मिले गए, वहीं तक सीमित नहीं है। अभी कुछ देर पहले मेजरहाट पोलीपारा में उत्तर काशीपुर की पुलिस ने 79 क्रूड बॉम्ब्स, 3.37 kg गन पाउडर, 1.60 ग्राम्स ऑफ सल्फर, जूट की रस्सियां और 10 पैकेट रोल कैप के भी पकड़े हैं। डेली पकड़े जा रहे हैं, ये सिर्फ आज कल तक सीमित नहीं है सुचारिता जी। मैं वही कह रही हूँ ना, अगर सब बम बम है तो बम की क्यों जरूरत पड़ रही है? और आपने कहा बेटियों के लिए बहुत किया, बिल्कुल किया, अपनी भतीजी के लिए किया। मैं आपके बीच में नहीं बोली सर, आपके बीच में नहीं बोली, मैं फिर बोलूंगी, मैं स्टूडियो में हूँ, आपकी आवाज दब जाएगी। इन्होंने महिलाओं की बात करी तो महिलाओं के लिए हमने देखा, मैं यहाँ पे प्लीज मैं यहाँ पे इस तरीके की बहस करने नहीं आई हूँ। जब मैं फैक्ट बोल रही हूँ तो बीच में मत बोलिए। आप जब झूठ बोल रहे थे मैंने आपको बोलने दिया। महिलाओं की बात करते हैं तो आज शुरू किया है, हम झूठ नहीं बोलते, हम हमेशा सच बोलते हैं। ये क्या मतलब है? इतना थोड़ा बहुत तो डिबेट में चलता है। आप दोनों अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता हैं और मुझे पता है आप दोनों एक दूसरे पर। राधिका जी कंप्लीट कर लीजिए। मैं फिर करने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए उन्हें। महिलाओं के नाम पे आरजेकर रेप केस में क्या हुआ था पूरे देश ने देखा, देश को झंझोड़ दिया था। वहां पे छोड़िए, एसएससी स्कैम में अगर किसी महिला का कुछ हुआ तो वो खुद ममता बनर्जी की भतीजी थी। और इनके जो नेता हैं इंडिया अलायंस के सर्वे लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी, उन्होंने तो स्पीच में कह दिया जी अगर आपको कोई काम चाहिए, रोजगार चाहिए तो या तो आपको टीएमसी का गुंडा होना पड़ेगा या आपको टीएमसी वालों का रिश्तेदार होना पड़ेगा, वरना आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। रोजगार के नाम पे आपने बॉम्ब दिए, आपने महिला सुरक्षा के नाम पे लोगों को बॉम्ब दिए। वहां पे चाहे टाटा कंपनी आ रही थी, चाहे कोई और कंपनी आ रही थी, उनको दौड़ा के भगाने का काम आपने किया, वहां बॉम्ब दिया हर पार्ट में। और देखिए आजकल तो एक नया, पहले उन्होंने वो मछली को लेके फैलाया, अब जो इन्होंने टीएमसी ने और ममता बनर्जी ने कहा है, वो कह रहे हैं अगर भाजपा की सरकार आ गई तो राशन नहीं मिलेगा लोगों को। ये उस पार्टी के लिए कह रहे हैं जिस देश की सरकार 80 करोड़ लोगों को हर महीने राशन दे रही है। तो झूठ के समय खत्म हो चुका है। अब वक्त आ चुका है कि बंगाल में डेवलपमेंट होगी, लड़कियां घर से 7 बजे के बाद बाहर निकलेंगी। ये वो तानाशाही की सरकार नहीं रह गई अब सुचारिता जी। सारी लड़कियां बाहर, इसीलिए बम्पर पोलिंग हुई है। महिलाएं आई है क्योंकि उन्होंने कह दिया 7 बजे के बाद हम घर से भी निकलेंगी, काम पे भी जाएंगी, घूमने भी जाएंगी। देखिए 2 अलग अलग मुद्दे हैं। मैं सतीश जी और हर्षवर्धन जी को जरा डिबेट में लाना चाह रही हूँ। सुनिए एक बार हर्षवर्धन जी, देखिए मुझे नहीं पता, लेकिन आम लोग जब ये देखते हैं कि भाई वहां जहां वोटिंग होनी है वहां पर बम निकल रहे हैं, वहां पर एनआईए जांच शुरू हो रही है, वहां पर पुलिस पहुंच रही है, ये सब बम कहां यूज होने थे? इलेक्शन में, चुनाव में ही इस्तेमाल होने थे। अब ये सब देखकर जो हम बार बार कहते हैं कि भाई पश्चिम बंगाल के चुनावी हिंसा का एक इतिहास रहा है, उस पर एक बार फिर से मोहर लगती है। क्यों हो रहा था? ये चुनाव को एक तरह से डिफाइन भी करता, परिभाषित भी करता। नहीं, निश्चित तौर पर करता है। और ये उस सवाल का जवाब भी है जो बार बार पूछा जाता है कि 2400 से अधिक कंपनियां लगाने की सीआरपीएफ की क्यों जरूरत पड़ी। लेकिन सबसे पहले तो ये कि चुनाव आयोग और जो हमारे केंद्रीय अर्धसैनिक बल हैं उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। बहुत शानदार तरीके से उन्होंने चुनाव कराया। एक भी बूथ पर रीपोल नहीं हुआ। और रीपोल होने का मतलब सिर्फ हिंसा होना नहीं है। रिपोल होने का मतलब हुआ कि जितने राजनीतिक दल थे उन सब ने कहा कि हमें रिपोल की जरूरत नहीं है, ये जो चुनाव हुआ इस पर हमारा भरोसा है, यानी विश्वास है। तो जो भय और भरोसे के बीच की लड़ाई थी, तो ये भरोसे की तरफ जाता हुआ पहला चरण दिखा। अब सवाल ये है कि दूसरे चरण के पहले जब ऐसे सैकड़ों बम मिल रहे हैं, रफीकुल जो नाम मैंने पढ़ा, अगर वो ठीक नाम है तो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता का है। फिर देखने में आता है कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं, उनके ऊपर हमला हुआ। तृणमूल कह रही कि भाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। तो क्या दोनों को लगता है कि जो पहले चरण में चुनाव हुआ, मतदान हुआ, दूसरे चरण में दूसरा वाला कहीं कोई उसकी भरपाई न कर दे? क्या
उस तरह का मुकाबला हो गया है? क्या भारतीय जनता पार्टी वहां पर पहुंच गई है जहां तृणमूल कांग्रेस को यह लगता है कि अगर हमसे जरा सी चूक हुई तो पहले चरण में जो इनकी बढ़त है वो दूसरे चरण में आकर और ज्यादा हो जाएगी, और जिसको ममता बनर्जी कह रही हैं कि अच्छा हम रहे तो फिर मिलेंगे। और मुझे तो मतलब 15 वर्षों का तो छोड़िए, मैं तो जब से ममता जी याद आ रही हैं कभी इतनी अंडर कॉन्फिडेंट, इतना आत्मविश्वास हिला हुआ मुझे ममता जी का नहीं। ये बहुत बड़ी बात कही आपने हर्षवर्धन जी। आप कह रहे हैं कि वो अंडर कॉन्फिडेंट है? नहीं, मैं मतलब जिस तरह का उनका आत्मविश्वास है वैसा नहीं दिखा। पहले नहीं थी वो, पहले जिस तरह से बात कर रहे थे, और ममता बनर्जी जैसे नेता देश में कम है। हाँ। वो मतलब नरेंद्र मोदी, अमित शाह सब करके भी उनसे लड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन इस बार जरा आप देखिए, जैसे जैसे चुनाव बढ़ा है, ममता बनर्जी जी की भाषा, उनकी बातचीत, और जिस तरह से कैंपेन करती है वो एकदम लहरा सी गई है। अब सोचिए इस समय अगर वो बात करने लगे कि अच्छा क्यों पुलवामा में, पहलगाम में सुरक्षा पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी, वहां सैनिक गए थे कि नहीं गए थे, उनको क्या, इसका मतलब ये है कि जो बंगाल के मुद्दे हैं उस पर आपके पास बहुत कुछ कहने के लिए नहीं। ठीक है, मैं इस पर एक बार सतीश जी का रिएक्शन लूंगी। सतीश जी, क्या वो उनका कॉन्फिडेंस इस बार हिला हुआ लग रहा है जैसा कि हर्षवर्धन जी कह रहे हैं? क्योंकि जिस तरह का आत्मविश्वास और जिस तरह की जुझारू वो नेता है, इस बार मुद्दों में भी भटक गई क्या? देखिए, वो खेला होवे 2021 वाला था, वो वाला माहौल तो ममता पक्ष से नहीं, एकदम सच्चाई है। ठीक है, लेकिन रणनीति जमीन के अंदर क्या है, जमीन पे ज्यादा टीएमसी है, ये मान लीजिए, क्योंकि संगठन और भाषा की दिक्कत भाजपा के साथ है। लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि निश्चित रूप से संघर्ष है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने वहां कैंप किया है, वीडियो डाल रहे हैं, गृह मंत्री वहीं पड़े हुए हैं, तो ऐसे में अगर भाजपा चुनाव हार जाती है तो बड़ा आश्चर्य होगा, क्योंकि सब चीज तो उनके पक्ष में ही है। अगर अब एक बात थोड़ा हर्षवर्धन जी पे मैं जरूर टिप्पणी करूंगा। नहीं, ये वाली बात जो आप कहते हैं हमेशा बिहार सब कुछ तो उनके पक्ष में ही है। हाँ, अब है जो ना? भाई अगर ये आप इसलिए कहते हो कि वो केंद्र में सत्ता में? नहीं, उसके वजह से नहीं। देखिए, एसआईआर में पहला बार हुआ, या कोई भी वोटर लिस्ट में, कि 27 लाख में 139 कम ये वोटर हैं भी, वो भी कट गए। आप ये नहीं हुआ कभी कि भैया चलो अवैध है, घुसपैठिया है, बाहर करो, कोई भी कहेगा बाहर करो, लेकिन सबने हाथ उठा दिया कि भैया इनका वोटर लिस्ट से नाम गायब है। ये है। फिर आपको क्या लग रहा है, 3 लाख के लगभग वो केंद्रीय पैरामिलिट्री गए हैं, तो चलिए भय और भरोसा वाला जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, भय तो हटेगा। लेकिन मेरा सवाल है इस पे कि भाई अब काहे का बम मिल रहा है, तो इसमें भी तो एकदम बिल्कुल उनको पास कर दे, तो ऐसा भी नहीं हो सकता अब है ना? ये हिंसा, एक लाइन और बोलने दीजिए, उसके बाद आप टिप्पणी कीजिए। ठीक है, वो प्रयास करेंगे, मतलब हर तरह की उनके पास संसाधन है बीजेपी के पास। ममता, मैं भी कह रहा हूँ कि संघर्ष है, हम एंटी इनकम्बेंसी भी देखे, हम आपको बता रहे हैं, तो मैंने भी देखा है, वो बात सही है। लेकिन मुद्दा ये है कि आप जब हर्षवर्धन जी ये कहते हैं कि रोजगार बंद, रोजगार है ही नहीं बंगाल में, मैं मुद्दों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो पूरे देश में कहाँ रोजगार है, तो आपको क्यों 80 करोड़ देना पड़ा है मुफ्त का राशन? अगर रोजगार रहता ही पूरे देश में, तो 80 करोड़ को मुफ्त राशन देने की क्या आवश्यकता है? देखिए, जो तस्वीरें आ रही है पश्चिम बंगाल के चुनाव से, वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि जब हमने एक तरफ प्रधानमंत्री को झाल मुड़ी खाते हुए देखा, वहां दुकान पे जाते हुए देखा, उसके बाद मंदिर दर्शन के लिए जाते हुए देखा, तो ममता बनर्जी को हम स्कूटी चलाते हुए देख रहे हैं, ममता बनर्जी को हम तरकारी खरीदते हुए देख रहे हैं। ये झाल मुड़ी वर्सेस तरकारी हो रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। अभी जनता तो लगता कि बुलंदी में नहीं अरे भाई, वो बिल्कुल लॉ अबाइडिंग सिटीजन की तरह हेलमेट पहन के चल रही है। लेकिन एक जरूरी बात, देखिए जो सतीश जी ने कहा, जी मैं तो कह रहा हूं फैक्ट पे बात होनी चाहिए ना। आपने कहा कि दूसरे जगहों पे भी सबको रोजगार मिल गया है, क्या सही बात है, सबको रोजगार नहीं मिला है, लेकिन बंगाल अकेला राज्य है जहां हजारों कंपनियों ने अपने ताला लगा दिया। अकेला राज्य है ना भाई, दूसरी जगह पर नई कंपनी लग रही है। जिस उत्तर प्रदेश में हम लोग बैठे हुए हैं, जो ये शानदार स्टूडियो में बैठे हुए हैं, उस उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए, यहीं के आसपास में कितनी नई फैक्ट्रियां आई, कितनी नई कंपनियां आई। सवाल ये है कि बंगाल में कोई भी पैसे लगाने से क्यों डर रहा है? और अगर वो पैसे नहीं लगाएगा तो रोजगार कहां से आएगा? वो हिंदू मुसलमान छोड़ दीजिए ना, किसी को भी रोजगार कैसे मिलेगा अगर वहां पैसे नहीं लगेंगे, निवेश नहीं होगा? ये बड़ी बात है। मैं एक बार मैं ये बता भी देती हूँ कि ये जो तस्वीरें लगातार आप हमारे पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल के चुनाव में बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जाते हैं मंदिर में पूजा करते हैं कालीबाड़ी में, वहीं ममता बनर्जी जाती हैं, वो भी
वहीं ये एक आपने तस्वीर देखी प्रधानमंत्री की मंदिर जाते हुए, वहीं दूसरी तरफ भी दिखा देती हूँ, ये स्कूटी वाली तस्वीर है ममता बनर्जी की। देखिए स्कूटी पर बैठकर, अभी सतीश जी ने कहा नेता तो तोड़ते हैं रूल, लेकिन ममता बनर्जी नहीं तोड़ रही भाई, वो हेलमेट पहन के बाकायदा निकल गई है सड़क पर और प्रचार कर रही है। इन सब के बीच मैं जरा आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री ने एक चिट्ठी भी लिख दी है। जरा बड़ी खबर बताऊंगी, बंगाल के लोगों को पीएम मोदी ने चिट्ठी लिखी, कहा बंगाल के प्यार से शक्ति मिली, विकसित बंगाल का यह संकल्प है, नारी शक्ति का मुझे आशीर्वाद मिला है, युवाओं के जोश से नई उम्मीद मिली, भय बहुत हुआ, अब जरा भरोसा चाहिए। बंगाल में बीजेपी का सीएम शपथ लेगा और शपथ ग्रहण का उत्सव हम साथ मनाएंगे, हमें किसान और मजदूर साथ आएंगे। पीएम ने चिट्ठी के साथ ऑडियो मैसेज भी डाला है। तो हमारे साथ मनोज्ञा लोईवाल जुड़ गई हैं, हमारे साथ मनोरंजन भारती जी जुड़ गए हैं। जरा मैं एक बार मनोरंजन जी आपके पास पहले आ रही हूँ। प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिख दी और उस चिट्ठी में भी वही बात कही जो उन्होंने पहले अपनी रैली में कही है कि 4 मई को तो साथ में जश्न मनाएंगे और 4 मई को मैं यहीं आऊंगा शपथ ग्रहण के लिए। निश्चित रूप से आप सबकी निगाहें हैं, चूंकि ये इलेक्शन जो इतना दिलचस्प हो गया, कांटे का हो गया है, ममता बनर्जी का अभी की पदयात्रा अभी यहाँ पर खत्म हुई है, तो निश्चित रूप से सब लोग टारगेट कर रहे हैं उस वोट बैंक को जो कि इन फैक्टर है, और वो है महिला वोट बैंक। महिलाओं का यदि साथ रहा ममता बनर्जी के साथ, और जो दूसरा एम जो है जिसको अल्पसंख्यक कहते हैं, तो फिर उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस वोट बैंक में यदि किसी ने सेंध लगा दिया तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो लक्ष्मी भंडार की योजना की बात करें, 2.25 करोड़ महिलाओं को उसका फायदा मिल रहा है। बिहार चुनाव कवर कर रहे थे तो यही बात हो रही थी कि यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, अब इतना लोग सब कमाने बाहर जाता है, और लेकिन 10,000 रुपया वहाँ दिया गया तो देखिए 202 सीटें लेकर के एनडीए आई। उसका यदि वहाँ पे उसका असर हो सकता है तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इतना जरूर है कि एंटी इनकम्बेंसी भी है, ये बात भी माननी होगी। 15 साल का शासन है, लेकिन लड़ाई जो है काफी मजेदार, दिलचस्प और टक्कर की होगी। बिल्कुल। और मनोज्ञा, ये वो वाला चरण है जिसमें पिछली बार जो अंतर है बीजेपी और टीएमसी के बीच वो बहुत ज्यादा था। हमने देखा है कि पहले चरण में जैसे बीजेपी ने अपनी ज्यादातर सीटें पहले चरण वाली सीट्स पे गेन की थी, ये दूसरा चरण सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए, अगर उसे सरकार बनाने की ओर सोचना है तो इस चरण में सीटें टारगेट कर रही बीजेपी। 2021 के चुनाव में 142 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के पास इसी इलाके में 18 सीटें थी, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो ये इलाका है, मैं जहां खड़ी हूं ये तो भवानीपुर सीट है, यहीं से खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बाई इलेक्शन लड़ा था, क्योंकि जब वो नंदीग्राम से हारी थी तो यहाँ पर शोभनदेव चट्टोपाध्याय से सीट हटाकर उनको दी गई थी, लेकिन उसके पहले भी उन्होंने यहीं से जीत हासिल की है। पश्चिम बंगाल के इतिहास में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जितने भी चुनाव लड़े हैं, ये 14वीं बार उन्होंने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है, लेकिन मात्र 2 ही चुनाव हारे हैं। 1989 का लोकसभा चुनाव और दूसरा 2021 यानी 2021 का नंदीग्राम का मतदान। इन दोनों के अलावा उन्होंने हमेशा जीत का शिखर हमेशा ही चूमा है। पर जब इस बार बात हो रही है तो 15 वर्ष की एंटी इनकम्बेंसी है, आईपैक का साथ थोड़ा कम दिख रहा है। उनके साथ अभिषेक बैनर्जी साथ खड़े नजर आ रहे हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं तृणमूल कांग्रेस के, और वहीं उनके साथ जनता कितनी खड़ी है, क्योंकि M+M=M जब करते हैं, यानी कि माइनॉरिटी प्लस महिला = ममता एंड उनकी ताकत, तो इस बार उसमें कितना अंतर आएगा। महिला वोट बैंक में डेंट लगा है, कितना लगा है ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि एक और महालक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी भंडार अगर ममता बनर्जी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने अन्नपूर्णा भंडार 3,000 रुपए का दे दिया है। दिलचस्प यह है कि अन्नपूर्णा को बंगाल में लक्ष्मी की माता माना जाता है। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम दूसरे एस्पेक्ट की बात करें, मुसलमान यानी कि वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ एक मुश्त नजर आ रहा है, पर मेजॉरिटी वो भी एक एम फैक्टर है, उसका एक मुश्त वोट भारतीय जनता पार्टी को कितना पड़ रहा है, इससे गेम चेंजर साबित होने की संभावना है। सही कह पर दक्षिण बंगाल का इलाका जो 142 सीटें 29 अप्रैल को जाएंगी चुनाव में, वो सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण जगह होगी जी। और सबसे बड़ा एम फैक्टर तो खुद ये दोनों नेता हैं, मोदी और ममता। तो ऐसे में दूसरा चरण और उसके बाद 4 मई का इंतजार, दोनों ही नेता कह चुके हैं 4 मई को उन्हीं की सरकार बन रही है। बहुत इंटरेस्टिंग जैसे कहते हैं कि रन अप टू द काउंटिंग डे होने वाला है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में
अगर 3 बार की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी ममता बनर्जी रिटर्न्स होगा तो ये अपने आप में एक मंथन का विषय होगा। और अगर बीजेपी इन रोड्स बना पाती है तो आखिरकार ये बहुत बड़ी जीत होगी। हमें इंतजार करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। मैं बड़ी खबर जरा एक बार बता देती हूँ कि उत्तर प्रदेश के सिंघम की बंगाल में एंट्री हो गई है। अब ये खबर क्या है? अजय पाल शर्मा वहां पुलिस ऑब्जर्वर बनाए गए, वोटरों को धमकाने वालों को चेतावनी दे रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उनका। गुंडों को सिंघम ने गांव में कैसे ललकारा है, सतीश जी ये जरूर देखिए। 24 परगना में सिंघम ने कैसे कड़ा एक्शन लिया, ये जरा वीडियो सुनिए। तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे चलेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। तो फिर उसकी खबर भी अच्छे से लेंगे। अब ये देखिए ये वाली डोज, अब मैं सीधे पूछना चाहती हूँ क्या जरूरी है पश्चिम बंगाल में? ये वाली डोज जरूरी है पश्चिम बंगाल में? वो सीधे कह रहे हैं भाई जो लोग यहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं, जहांगीर का वो नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ये सब यहाँ पर होगा तो ठीक से कायदे से समझा दीजिए। इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है हर्षवर्धन जी? सवाल यही है। और अगर ये वीडियो वायरल हो रहा है, इस पर चर्चा हो रही है कि ये जरूरी है, वोटिंग से पहले जरूरी है, हर्षवर्धन जी? नहीं देखिए, मुझे लगता है कि वैसे तो कहीं भी पुलिस या अर्धसैनिक बल वो किसी को डांटते हड़काते दिखे तो ये अच्छा नहीं होता, और मैं भी इसको निजी तौर पर अच्छा नहीं मानता। लेकिन अगर किसी राज्य में, जब देश के हर राज्य में हिंसा समाप्त हो चुकी है, एक राज्य में चुनावी हिंसा, वहां के लिए उसको लोग कहते हैं संस्कृति, हालांकि संस्कृति बड़ा पॉजिटिव शब्द है, उससे नहीं कहना चाहिए, लेकिन वहां पॉलिटिकल वायलेंस का कल्चर है, ऐसा कहते हैं। हाँ। ऐसे में यही जिम्मेदारी वर्दी की होती है कि किसी भी नागरिक को भय नहीं होना चाहिए, उसको भरोसा होना चाहिए कि हमारे साथ ये पुलिस, ये अर्धसैनिक बल, ये सैनिक ये खड़ा हुआ है, हमारे साथ कोई गलत नहीं कर पाएगा। और ऐसे में ये जरूरी हो जाता है। और देखिए, कोई कुछ भी कहे, लेकिन इस वक्त हर कोई ये कह रहा है कि भैया हम चाहे तृणमूल के हों, चाहे भाजपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे जिसके हों, लेकिन अगर हिंसा नहीं हो रही है, हमारे लोग घायल नहीं हुए, नहीं मरे, तो हम सबको लाभ है ना। आखिर कांग्रेस का एक कार्यकर्ता देवदीप चटर्जी, उसकी हत्या हो गई ना, तो अब चाहे आप जो कहें, राहुल गांधी को क्यों कष्ट हुआ? उनको पता चला ना कि उनका वर्कर मार दिया गया, तो कह रहे हैं कि देखिए सब कुछ तृणमूल कांग्रेस करा रही। मुझे लगता है कि तृणमूल कांग्रेस के राज में जो सत्ता और तंत्र एक साथ विलीन हो गए थे, जब आपने कहा कि उन्होंने नियम कानून का पालन किया, हेलमेट लगा लिया, तो मुझे टिप्पणी याद आ गई कि जिसको कहते हैं ना कि लॉ ऑफ द लैंड की बजाय लॉ ऑफ द रूलर चलता है वहां। वो पश्चिम बंगाली था, इसी के संदर्भ में टिप्पणी की गई थी। और मुझे जहां तक याद आ रहा है, ये कलकत्ता उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी। तो आप इसी से अनुमान लगाइए, जब किसी राज्य में इस तरह की टिप्पणी होने लगे तो पुलिस प्रशासन का यही काम बोली। कर रहे हैं। मेरे साथ चंदन जी भी मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। चंदन जी जरा बताइए, राहुल गांधी आखिरकार अब टीएमसी की गुंडागर्दी पर खुलकर बोल रहे हैं। उनके कार्यकर्ता के साथ हुआ, मतलब आपके कार्यकर्ता के साथ हुआ, तब वो गुंडागर्दी पर मुखर होकर बोल रहा है। अभी तक वो तुष्टीकरण पर पहले बोल चुके थे, अब वो सीधे सीधे कह रहे हैं टीएमसी के गुंडे। देखिए सुचरिता जी, एक बात सही से समझना पड़ेगा, ये इलेक्शन का मुद्दा क्या है। इतना तक जो डिस्कशन किए, ये हर में बॉम्ब, खून, इतना सारे, आई मीन द डिप्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी, ये तो है ही ना। लेकिन हम लोग का पहला मुद्दा जो होना था, ये डेवलपमेंट का कोई बात नहीं ये कर रहे। और बीच में अभी तक एक ही मर्डर हुआ, जो मर्डर हुआ, आई मीन बहुत सारे डिजास्टरस इवेंट्स सबको दिखाए थे ये, लेकिन एक मर्डर हुआ हम लोग का। एक आई मीन कार्यकर्ता आसनसोल में निधन हो गया उनका लास्ट ईयर बाई तृणमूल गुंड्स। राहुल गांधी का भी स्टेटमेंट है इसमें। तो ये बात सही है, जो बंगाल में चल रहा है अभी, ये पूरा हेल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन ये हेल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को कंपैरेटिवली किसका साथ तुलना करें? हाउ यू कंपेयर? ये कंपैरिजन में जो है, ये जो पुलिस को पहले मिस्टर शर्मा को जो पुलिस ऑफिसर जिसको दिखाया अभी, ये इससे चलेगा नहीं। ये अगर चलता तो पहले यू अंडरस्टैंड 2,50,000 कॉन्टिजेंट यहाँ पे है, पुलिस पर्सनल यहाँ पे, आई मीन सीआरपीएफ पर्सनल यहाँ पे है। काम क्या हुआ अभी तक? ये डरा कोई? इनका कोई ब्लूप्रिंट है, कोई प्रोटेक्शन मेजर है? अब देखिए, पूरा इतना डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जो करना तृणमूल का है,
जो तृणमूल मतलब तृणमूल एक्टिविस्ट और वट एवर यू से मिसक्रिएंट्स जो करना है तो कर रहे हैं, इसके सामने कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी यहीं पे नहीं, पर चंदन जी ये सब आपको लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव के समय ही क्यों याद आता है? पश्चिम बंगाल के चुनाव के समय आपको क्यों इसलिए याद आता है क्योंकि आपके अपने कार्यकर्ता की हत्या हुई, आपके अपने लोगों पर हमला हो रहा है, तो आप गुंडागर्दी करते हैं, वरना सेंटर में तो आप उनके साथ सहयोग लेते हैं, अलायंस बनाते हैं। सब बात है, नहीं अलायंस तो बहुत सारे अलायंस का अलाइनमेंट भी डिफरेंट होता है। अलाइनमेंट का क्या मतलब है? अलायंस का अलाइनमेंट अलग कारणों से होता है। अगर वो तुष्टीकरण करते हैं, अगर वो गुंडागर्दी करते हैं, तो वो अलायंस पार्टनर क्यों है आपके? लार्जर इंटरेस्ट बोल के एक बात होता है, लेकिन लार्जर इंटरेस्ट गुंडागर्दी से बड़ा है। और राधिका जी देखिए, ये लार्जर इंटरेस्ट बड़ा है गुंडागर्दी से, मेरा ये मानना है। और ये एक मिनट बात खत्म नहीं किया। हाँ, आप अगर सुनिए, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक सवाल पूछ रही हूँ राधिका जी से, काउंटर सवाल है, बोलिए राधिका जी। सुचारिता जी, राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ा है कि उनका एक कार्यकर्ता मौत के घाट उतार दिया गया, क्योंकि पहले भी मौत के घाट कांग्रेस के कार्यकर्ता उतारे गए हैं, फिर भी राहुल गांधी ने ममता बनर्जी के साथ नेशनल लेवल पे गठबंधन ठगबंधन किया। और बात यहीं तक सीमित नहीं होती है। कांग्रेस और टीएमसी, देखिए अभी जैसे ये सवाल उठा रहे थे, क्या फायदा हुआ इतनी पुलिसिंग का, सीआरपीएफ का, ये दोनों एक ही सिक्के के दो साइड्स है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इनके सबसे बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी साहब, जो पहले लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी थे, जो बिना उसके, उनके खिलाफ टीएमसी ने कोई कैंडिडेट ही नहीं उतारा है। कोई मजाक हो रहा है क्या कि बंगाल की जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं? अगर ये लोग एक दूसरे के खिलाफ होते, और पूरी दुनिया जानती है, बंगाल का बच्चा जानता है कि अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी से ज्यादा बड़े दुश्मन बंगाल में कोई है ही नहीं, जो एक दूसरे की जान के पीछे पड़े होते हैं, फिर भी टीएमसी ने उनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारा। तो इससे साबित हो जाता है जो फ्रेंडली फाइट से बिहार में खेल रहे थे वो यहाँ पे आ गई, और जो बिहार में नतीजा हुआ वो भी यहीं पे होगा। तब चुनाव देखिए, तब मालूम पड़ेगा। अरे क्यों नहीं, लेकिन आप टीएमसी ने आपके खिलाफ कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा किया? ऐसे कैसे फूल या ऐसे कैसे डायमंड्स आ गए रंजन चौधरी के ऊपर कि अब ममता बनर्जी को एकदम प्यारे हो गए? कैसी बात कर रहे हैं आप? मुझसे ज्यादा जानते हैं कि कितनी नफरत है दोनों में। भाई संजय जी, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? संजय जी, आप तुष्टीकरण करने वाली पार्टी है, आप वो पार्टी है जिसने बीजेपी के लिए जगह बना दी, आप वो पार्टी है जो गुंडाओं की पार्टी है, ये सब राहुल गांधी कह रहे हैं, अभी भी पार्टनर है वो आपके। देखिए कौन क्या कह रहे हैं, इसको एक अलग जगह छोड़िए। पूरे चुनाव में फर्स्ट फेज में जो चुनाव हुए हैं उसमें लगभग 40,000 बूथों में चुनाव हुए हैं, और जो भी छिटपुट हिंसा हुई है वो 100 बूथ में भी हिंसा नहीं हुई है। 20-30-50 बूथ के अंदर हमारे कैंडिडेट की गाड़ी पे पथराव हो गया, हमारे कैंडिडेट को दौड़ा के आप लोगों ने मारा, लोग जो वोट देने जा रहे थे उनको आपने मारा, आपके खुद के कैंडिडेट खड़े हो गए कि नहीं हमें वोट जाएगा। मुसलमान महिलाओं को रात को ममता दीदी के गुंडे बोल के आए कि यहाँ पे वोट मत देना मुर्शिदाबाद में, सिर्फ ममता दीदी को, बेगम को वोट जाएगा। आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, छुटपुट। ये देखिए, इसीलिए तो वहाँ पे बंगाल में आज सीआरपीएफ की जरूरत है, इसीलिए ये रूल लगा है कि बाइक पे कोई नहीं जाएगा, क्योंकि गुंडे साक्षात आपके टेलीविजन पे बैठे। बहुत जिम्मेदारी से ये बात बोल रही हूँ मैं। तो बाइक पे तो कोई नहीं जाएगा, ममता जी के पीछे बैठ के जा रही हैं। एक सेकंड, मैं जरा एक और तस्वीर दिखा रही हूँ। देखिए, आज पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार तस्वीरों से भरा हुआ है। देखिए, अब गृह मंत्री की तस्वीर आ गई। देखिए, राजनीति ही अब तस्वीरों में सिमट गई है, समझ रहे ना? जीतना है किसी तरह से। ये लोग सब के सब जो है ना, सत्ता के लिए लड़ते हैं, जनता के लिए कोई नहीं लड़ता। सब कोई नहीं, सब ये सब गलत सब ढोंग करते हैं। अभी बात हो रही थी राहुल गांधी की। मैं एक ही बात कह देता हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो राहुल गांधी ने कहा वो गलत कहा, लेकिन अगर राहुल गांधी ने को आज इतना तवज्जो दिया जा रहा है तो क्या साल भर में, 1.5 साल में जो उन्होंने बातें कही हैं उसको क्यों नहीं ये लोग बीजेपी वाले तवज्जो देते? और दूसरा एक और कमेंट ये है कि इनको खाली रफीके जहांगीर मिल ही रहा है और तो कोई मिल ही नहीं रहा है। तो अब राजनीति है, अब जो ज्यादा तस्वीर नहीं, शौकत मौला भी मिले जिनको दोबारा टिकट दे दी, सब मिले हैं। वो भी बॉम्ब के मेकर है, किंग मेकर है बॉम्ब बनाने के। पढ़ क्या आया करिए बॉस, ये तो कतई ठीक नहीं है ना। मान लीजिए अगर तृणमूल कांग्रेस का कोई रफीक मिला तो आप उसको इस तरह से क्यों कह रहे हैं? खाली उसी का मिल रहा है, नहीं क्या करें, किसी और को पकड़ के डाल दें? आप तो गजब बात कर रहे हैं सर, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं। कोई जो मिल रहा है उसी को पकड़ेंगे ना। आपने कहा ना जयपाल शर्मा जो दिख
कांग्रेस वाला और बीजेपी वाला क्यों नहीं मिला है? सिंघम साहब जो दिख रहे थे ना, सिंघम साहब जिस अंदाज में दिखे उस पर आपने भी एक टिप्पणी की। ऐसे तो हम जनरली हम पुलिस वाले को मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है, मैं बता देती हूँ। देखिए एक खबर भी बता दूं, दूसरे चरण की वोटिंग से पहले ममता बनर्जी को नोटिस हुआ है। ममता बनर्जी को एनसीएससी का नोटिस मिला है। दलितों के मुद्दे पर एनसीएससी का कड़ा रुख है और जाति सूचक टिप्पणी पर यह नोटिस दिया गया है। आयोग ने ममता से जवाब भी मांगा है। मुख्य सचिव डीजीपी से भी रिपोर्ट मांगी गई है। तो ये सब कुछ भी चुनाव के साथ हो रहा है। अब देख लीजिए, अब आज ममता बनर्जी को नोटिस है। ममता बनर्जी इस पर लगातार, उनके नेता तो बोल ही रहे हैं, ममता बनर्जी को 3 दिन में जवाब देना है। ये सब कुछ चुनाव प्रचार के दौरान हो रहा है। मैं वापस उस चर्चा पर आती हूं, क्योंकि ये एक इतिहास जो रहा, और ममता बनर्जी को देखिए इस बीच नोटिस मिला है। अब मैं अगर राधिका जी से पूछूंगी, संजय जी से पूछूंगी, संजय जी 3 दिन में जवाब देना है ममता बनर्जी को, एक बार जरा इस पर रिएक्शन ले लेती हूँ। आपके नेता तो बोल रहे हैं 3 दिन में जवाब देना है। हाँ, दीदी उसका जवाब 2 दिन में ही दे देगी। मैं एक सवाल आपसे और माननीय ये जो मंडली बैठी हुई है, सतीश के सिंह जी हैं, यशवर्धन जी के हैं जी। बिहार चुनाव के समय तेजस्वी यादव जी ने नवरात्रों के समय मछली खाने का कोई ट्वीट किया था। उसको लेकर अनुराग ठाकुर जी ने कहा था कि नवरात्रों में मांसाहार करते हैं, बात आई गई होगी। अभी बंगाल चुनाव के समय अनुराग ठाकुर जी का एक तो वीडियो हमने देखा, ट्वीट देखा, वो मंगलवार को मछली खा रहे थे। तो बंगाली जनमानस में साधारणतः लोग मंगलवार को मांसाहार नहीं करते, लेकिन ये ऐसे ही खाने पीने को लेकर कभी इनका काम नागालैंड चुनाव में जाना पड़े तो क्या वहां के लोगों को एक कुत्ता खा के दिखाएंगे क्या? राजनीति कहाँ ले आई है भारतीय? मैं हैरान हूँ। रोजगार पे इनके पास जवाब नहीं है, महिला सुरक्षा पे जवाब नहीं है, तो मछली पे बात आ रही है। अनुराग ठाकुर मंगलवार को मछली क्यों खा रहे हैं? इनको इस बात से अभी तो आप ये सोचिए, अभी जो दीदी ने मुद्दा बनाइए ना इसे। नहीं संजय जी, इसे मुद्दा बनाइए। आप लोग कर क्या रहे हैं? इन्होंने मछली का पूरा मुद्दा बनाने की कोशिश करी, मछली डूब गई इनकी और गले में कांटा फंस गया उस मछली का। और अधीर चौधरी के अगेंस्ट में कैंडिडेट दिया है हमने। कौन टीएमसी का कैंडिडेट कौन है? खोल के देखो, अगर आपको नहीं पता कोई कैंडिडेट नहीं है। आप इंक्वायरी करिए। अरे भाई, इलेक्शन कमीशन की साइट खोल के देख लो, रजिस्टर्ड होता है। उनको मालूम नहीं है। अरे आपको यही नहीं पता, आपने कैंडिडेट नहीं दिया है। मैं बहुत गंभीर, मैं एक बहुत ऑन सीरियस नोट, संजय जी, आपको लग रहा है कि ये मुद्दा बनेगा? आप जाके बोलेंगे देखिए इनके नेता मंगलवार को मछली खा रहे हैं। अगर ये मुद्दा है तो इसे उठाइए। उन्होंने मुद्दा, ये मुद्दा नहीं है, ऐसी बातें होती हैं। आप क्या करके दिखाना चाहते हैं देश को? आप एक जगह क्या बोलते हैं, एक जगह क्या करते हैं, फिर एक जगह जाएंगे तो वैसा करिएगा क्या? ये मुद्दा नहीं है, मैंने बात कही है। ठीक है, मैं एक बार बहुत जल्दी से हमारे साथ जो पत्रकार हैं दोनों, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि ये आखिरी चरण, आज प्रचार खत्म हो जाएगा, 2 दिन बाद वोटिंग है, उसके बाद पश्चिम बंगाल के आने वाले 5 साल का भविष्य तय हो जाएगा। मुझे ये बताइए हर्षवर्धन जी, आपको लगता है इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है जिसे ध्यान में रखकर लोग वोट करने जाएंगे आखिरी चरण? देखिए, मुझे सबसे बड़ा मुद्दा लगता है बंगाल की बदहाली। ठीक है, एक राज्य जहां संस्कृति, जहां समृद्धि, जहां परंपरा, जहां हिंदू पहचान, वो सब कुछ जानी जाती थी, ये सब कुछ खत्म हो गया। और बंगाल के लोग, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए, हम लोग बात क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। बंगाल के संदर्भ में वो थोड़ा लाउड भी हो जाता है, लेकिन दरअसल ये नॉन बंगाली हिंदू और बंगाली हिंदू, उसकी बात करनी चाहिए। इस बार बंगाली हिंदू भी, जिसको भद्र लोग कहते हैं, जिसको वहां का एक पावरफुल एलीट समाज कहते हैं, जो कांग्रेस के समय में कांग्रेस के साथ था, कम्युनिस्टों के समय में कम्युनिस्ट के साथ था, तृणमूल के साथ हुआ। इस बार पहली बार मैं देख रहा हूं कि वो बढ़िया कड़क वाला बंगाली वो भारतीय जनता पार्टी के साथ शिफ्ट हो रहा है। उस बंगाली को अगर आप देखेंगे तो आपको चुनाव पकड़ में आएगा। हिंदू मुसलमान आप देखेंगे तो फिर तो आप कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कहां है, तृणमूल कहां है, आप उसको समझिए जरा। तो वो शिफ्ट हो रहा है बहुत जबरदस्त तरीके से। सतीश जी 10 सेकंड है मेरे पास, बिल्कुल आपके पास 10 सेकंड है। तो बदहाली रोजगार एक इश्यू है, एंटी इनकम्बेंसी का इश्यू जरूर है ममता के खिलाफ, लेकिन ममता के पक्ष में बंगला अस्मिता और एसआईआर में जो कुछ हुआ है, तो मतलब आप दोनों वरिष्ठ पत्रकार इस बात पर एक तरह से आम राय रखते हैं कि बंगाली अस्मिता और बंगाल का मुद्दा सबसे अहम है और ये चुनाव में सबसे बड़ा असर डालेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, क्योंकि बंगाल में प्रचार खत्म हो गया है। अब आखिरी चरण वोटिंग का जो
है उसमें तय होगी बंगाल का अगले 5 साल का भविष्य, और लगातार कवरेज एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगी। हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से